हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 और उस यूनिट का नाम है हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और आज हमारा होने वाला है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शंस की कि एसिड क्या होते हैं, एसिड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। और हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है अरेनियस कॉन्सेप्ट, जो कि हमें बताता है कि एसिड्स क्या होते हैं। अरेनियस एक साइंटिस्ट हुए और उनके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, यानी कि अरेनियस ने कौन से कंपाउंड्स को किस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एसिड कहा और कौन से कंपाउंड्स को उन्होंने बेस कहा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन और अरेनियस कॉन्सेप्ट की। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अगर कोई आपसे आज पूछे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, तो उन्हें आप सिंपल भाषा में बता देते हैं कि जिनका पीएच 7 से कम होता है उन्हें आप एसिड बोल देते हैं, और जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है उन्हें आप बेस बोल देते हैं। तो ये तो आपने जो बताया कि कोई कंपाउंड एसिड कब होगा और कोई कंपाउंड बेस कब होगा, ये बताया उसके पीएच के आधार पर। लेकिन जब पीएच से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, पीएच स्केल जब इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, तब जो साइंटिस्ट थे, जब बिगनिंग वाले टाइम में जब जो साइंटिस्ट थे, जब पीएच आने से पहले या पीएच से इंट्रोड्यूस होने से पहले जो साइंटिस्ट थे, वो किसी भी कंपाउंड्स के नेचर को एसिड और बेसिक नेचर किस आधार पर बताते थे, तो वो किसी भी कंपाउंड्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर बताते थे कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का है या वो कंपाउंड बेसिक नेचर का है, उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। यानी कि वो कंपाउंड जो दिया गया कंपाउंड है उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे साइंटिस्ट। कुछ एक्सपेरिमेंट, क्या क्या एक्सपेरिमेंट से क्या क्या आधार थे उनके उस कंपाउंड्स का कैरेक्टराइज करने के, उस कंपाउंड्स के गुण बताने के, उनकी बात हम पहले करेंगे और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अरेनियस कॉन्सेप्ट की। तो बिगनिंग टाइम जो था उसमें हमारे पास में यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, हमें दो थ्योरियां पढ़नी है, जिसमें से एक साइंटिस्ट है बॉयल्स, जो बताते हैं कि कोई कंपाउंड्स एक्सपेरिमेंटली कैसे एसिडिफाई हो सकता है या उसके एसिडिक गुण क्या हो सकते हैं, और कोई कंपाउंड्स बेसिक कब हो सकता है, कोई कंपाउंड्स के बेसिक गुण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताएंगे यहाँ पे रोले। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के कुछ अजम्पशंस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें एक साइंटिस्ट है हमें एसिड नेचर या एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कंपाउंड के, और एक साइंटिस्ट है हमें कंपाउंड्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लिखिए कि बॉयल्स एक साइंटिस्ट हुए, और उन बॉयल्स ने हमें कुछ कैरेक्टराइज बताए, और वो कैरेक्टराइज किसके संबंध में थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे एसिड के, कि कोई कंपाउंड एसिड कब हो सकता है। बॉयल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले, उन रिजल्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि कोई कंपाउंड में अगर ये गुण हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अगर होती है, तो वो कंपाउंड एसिड होता है। और वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है उनकी हम बात करेंगे। और इसी तरह एक और साइंटिस्ट थे हमारे, और उन साइंटिस्ट का नाम था रोले। और इन्होंने हमें बताया बेस के बारे में कि कोई कंपाउंड बेस कब हो सकता है, कोई कंपाउंड का नेचर बेसिक कब हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेसिक नेचर होने के लिए। और ये जो बता रहे हैं दोनों साइंटिस्ट, ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता रहे हैं। तो बॉयल्स ने सबसे पहले बताया कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो स्वाद में सौर होते हैं, यानी कि जिनका टेस्ट सौर टेस्ट होता है, जो सौर टेस्ट के होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड। यानी कि बॉयल ने एसिड को क्या बताया कि जो स्वाद में खट्टे रहेंगे वो सारे एसिड रहेंगे। इसी तरह रोले ने बताया जो स्वाद में बिटर होते हैं, यानी जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वे होते हैं बेस। तो स्वाद के आधार पर इन्होंने बताया हमें कि कौन एसिड हो सकता है, कौन बेस हो सकता है। तो जो खट्टे रहेंगे वो एसिड रहेंगे, जो कड़वे रहेंगे वो बेस रहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। तो लेमन आपने टेस्ट किया ही होगा, और लेमन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और लेमन का टेस्ट खट्टा किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सिट्रिक एसिड की वजह से। सिट्रिक एसिड की वजह से लेमन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। यानी कि सिट्रिक एसिड की वजह से हमारा लेमन जो रहता है वो खट्टा रहता है। इसी तरह मैंगो, यानी कि जो आम होता है, आम भी खट्टा होता है। और आम के खट्टे होने का रीजन क्या है, कौन से एसिड पाए जाते हैं आम में, तो आम में पाया जाता है सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो एसिड की वजह से आम और लेमन खट्टे होते हैं। इसी तरह कड़वे, आपने कभी करेले की सब्जी खाई होगी, तो करेले कड़वे लगते हैं। और करेले कड़वे किसकी वजह से लगते हैं, तो करेले जो कड़वे लगते हैं बिटर गार्ड बोलते हैं करेले को इंग्लिश में।
करेले जो रहते हैं वो कड़वे लगते हैं एल्कोलाइड मोमोर्डिन की वजह से। एल्कोलॉइड मोमोर्डिन एक बेस होता है, एक क्षार होता है, और उसकी वजह से जो करेले होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। तो ये टेस्ट के आधार पर बॉयल्स और रोले ने बताया कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये तो हो गया टेस्ट के आधार पर एसिड और बेस। इसके बाद में अगर हम बात करें लिटमस टेस्ट की, लिटमस टेस्ट क्या होते हैं, तो लिटमस एक पेपर होता है, पेपर की एक स्ट्रिप आती है, दो तरह के इसमें पेपर आते हैं, एक पेपर रहते हैं ब्लू कलर के और एक पेपर रहते हैं रेड कलर के। तो जो एसिड और बेस होते हैं वो लिटमस पेपर के कलर को बदल देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। तो जब एसिड के अंदर हम एसिड में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को डीप करते हैं, तो ये ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में। यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं, बेस जो होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, जबकि जो एसिड रहेंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिटमस टेस्ट देते हैं एसिड और बेस। ये भी एक एक्सपेरिमेंटली ही कैरेक्टराइज किया गया बॉयल और रोले के द्वारा। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एसिड और बेस का, तो जो एसिड होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब एक्टिव मेटल कौन से मेटल्स होते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड यानी कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हें हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। और ये एक्टिव मेटल्स के साथ में कौन, एसिड एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक इक्वेशन से आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम एक एक्टिव मेटल यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि हम सोडियम यहाँ पे ले लेते हैं। सोडियम को जब हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो सोडियम रहेगा ये सोडियम NaCl फॉर्म कर लेगा। NaCl एक सॉल्ट होता है, नमक बना लेगा और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हाफ मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि जो एसिड होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो बेस होते हैं, बेस कभी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते। और जो बेस होते हैं वो छूने पर कैसे नेचर के महसूस होते हैं, तो छूने पर ये सोपी नेचर के महसूस होते हैं। यानी कि इनको अगर आप छूते हैं तो ये चिकने महसूस होंगे, सोपी इन टच करने पर ये सोपी आपको महसूस होंगे, चिकने महसूस होंगे। कभी आपने साबुन को टच किया होगा तो साबुन के चिकने होने का रीजन क्या होता है, तो साबुन जो रहती है वो कैसी रहती है, वो रहती है बेसिक नेचर की। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एसिड के, तो जो एसिड होते हैं वो सल्फर का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं उस सल्फर के पर्टिकुलर बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर। यानी कि अगर कोई सल्फर का बेसिक सॉल्यूशन है और उसके अंदर आप एसिड डाल देते हो तो वो एसिड क्या करते हैं कि वहां से उस सल्फर के बेसिक सॉल्यूशन से सल्फर का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, सल्फर को नीचे प्रेसिपिटेट कर देते हैं। इसकी भी एक इक्वेशन से आप समझ लीजिए कि जब हम सोडियम थायोसल्फेट में HCl मिलाते हैं तो वो HCl वहां से क्या करता है कि सल्फर को प्रेसिपिटेट कर देता है। और इसकी इक्वेशन आप लिखिए, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला आप लिखिए N2H2O3 होता है, प्लस हम HCl से जब रिएक्शंस करवाते हैं तो ये जो HCl रहता है, ये जो एसिड रहता है, यहाँ से सल्फर का प्रेसिपिटेशंस करवा देता है। और के कौन कौन से हमारे कंपाउंड बनेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2NaCl बन जाएगा सॉल्ट, प्लस SO3 बन जाएगा और हमारा जो सल्फर रहेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाता है यहाँ से। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, तो ये जो आपने HCl लिया है इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि सल्फर का प्रेसिपिटेशंस करवा देते हैं, सल्फर को प्रेसिपिटेट कर देते हैं बेसिक सॉल्यूशन से। इसके बाद में जो बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं कि जो सल्फर और ऑयल्स रहते हैं इनको डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए जो आपका डिटर्जेंट रहता है या कपड़े धोने की जो साबुन रहती है, आपके जो हैंड वॉश रहते हैं, वो कैसे नेचर के रहते हैं, वो बेसिक नेचर के होने का रीजन यही है कि ये क्या करते हैं कि ऑयल और ये सल्फर को क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। यानी कि ये डिसोल्यूशन कर लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड
ऑयल्स का डिसोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन से कंपाउंड्स एसिड हो सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर और कौन से कंपाउंड बेसिक हो सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। लेकिन ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं, ये इन एक्सपेरिमेंट की मदद से हम ये नहीं बता सकते कि कोई एसिड अगर हमें दिया गया एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वो वीक एसिड होगा या वो वीक बेस होगा। तो इस थ्योरी के आधार पर या बॉयल और रोले के इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ या किसी भी बेस की स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। इसलिए हमें किसी भी एसिड और किसी भी बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए नई थ्योरियों की जरूरत पड़ी, नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। और उन कॉन्सेप्ट में से हमारा जो सबसे फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट है हमारा अरहेनियस कॉन्सेप्ट। तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, इसे पहले रफ कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अरहेनियस कॉन्सेप्ट की, यानी कि अरहेनियस के अकॉर्डिंग कौन से कंपाउंड एसिड नेचर के रहेंगे या कौन से कंपाउंड का नेचर एसिडिक नेचर रहेगा और कौन से कंपाउंड का नेचर बेसिक नेचर के रहेंगे। तो अरहेनियस ने क्या किया कि इन्होंने हमें एक थ्योरी दी और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें बताया कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करते हैं, यानी कि अरहेनियस ने हमें जो बात कही है वो सारी बातें कहाँ पे कही है, इन्होंने बताया हमें कि कंपाउंड को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, यानी कि अरहेनियस ने सारे कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करने पर ही अपनी थ्योरी दी है। यानी कि जो अरहेनियस ने बात करी है वो पानी में बैठकर बात करी है, यानी कि कोई भी कंपाउंड को आप वाटर में पहले डिसोल्व कीजिए फिर ही उसके कैरेक्टराइज कर सकेंगे आप कि वो एसिड नेचर का है कि वो बेसिक नेचर का है। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो और वो कंपाउंड अगर H+ आयन देता है, वो कंपाउंड अगर H+ आयन देता है तो वो कंपाउंड एसिड नेचर का रहेगा। और अगर वो कंपाउंड OH- आयन देता है यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देगा तो वो कंपाउंड बेसिक नेचर का रहेगा। यानी कि अरहेनियस के अकॉर्डिंग H+ अगर प्रोड्यूस हुआ है वाटर के अंदर, यानी कि H+ आयन अगर उसने दिया है तो वो एसिड रहेगा। और अगर उसने OH- दिया यानी हाइड्रोक्सिल आयन अगर उसने दिया है तो वो बेसिक नेचर का रहेगा या वो बेस रहेगा। ये बातें इन्होंने कही है हमें अरहेनियस अपने कॉन्सेप्ट में अरहेनियस ने। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, तो जो H+ देते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो OH- देंगे हमें वो बेस रहेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है कि ये जो अरहेनियस ने हमें बात कही है किसी भी कंपाउंड्स के रिलेटेड में, ये बातें इन्होंने कही है एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर बात कही है, इन्होंने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर सारी बातें इन्होंने कही है। यानी कि कंपाउंड्स को इन्होंने पानी में घोला। लेकिन क्या सारे कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं? नहीं, सारे कंपाउंड तो पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में डिसोल्व होंगे। हर कंपाउंड तो वाटर में डिसोल्व नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जो अरहेनियस का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे फेल कर जाता है। अरहेनियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ड्रॉबैक दे देता है हमें, और ये पूरी तरह से किसी भी कंपाउंड को या सारे कंपाउंड को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता कि वो कंपाउंड एसिड नेचर का है कि वो कंपाउंड बेसिक नेचर का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे जिससे अरहेनियस ने प्रूव्ड किया कि कोई कंपाउंड एसिड रहेगा या वो कंपाउंड बेस रहेगा। तो अरहेनियस ने हमें बात कही थी, वो कहाँ पे कही थी, इन्होंने बात जो कही थी वो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर बात कही थी। इसलिए जो ये अरहेनियस का कॉन्सेप्ट है इसे एक नाम से और जानते हैं, आयन वाटर सिस्टम। आयन वाटर सिस्टम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पे जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एक वाटर सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक एक्वस सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए अरहेनियस कॉन्सेप्ट को एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम क्या होता है? आयन वाटर सिस्टम। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अरहेनियस ने हमें जो इक्वेशंस दी है, जो हमें इन्होंने समझाने की कोशिश करी थी अपने इस कॉन्सेप्ट में, वो इन्होंने क्या कहा था कि जब भी आप HCl को अभी हम एसिड की यहाँ पे बात करते हैं कि एसिड क्या क्या होते हैं। एसिड के संबंध में जो इन्होंने हमें बात बताई थी वो, इसके बाद में हम बेस के बारे में भी बात करेंगे। जब आप HCl को H2O में डिसोल्व करते हो, पानी के अंदर जब आप
डिसोल्व करते हो। तो ये HCl आपको कौन कौन से आयंस देगा, तो ये HCl आपको आयंस देगा H+ आयन और Cl- आयन, यानी कि जो ये HCl है आपको H+ आयन दे रहा है और जो H+ आयन वाटर में प्रोड्यूस करेगा उसे अरेनियस ने क्या कहा था, उसे अरेनियस ने एसिड कहा था। और HCl एसिड भी होता है, यानी कि अरेनियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे HCl पर लागू होता है। इसी तरह से इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया, वो एग्जांपल था एसिडिक एसिड का CH3COOH, और उसे भी जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो एसिडिक एसिड को, तो वो भी हमें दो तरह के आयन देगा, H+ आयन देगा और हमें एक और आयन देगा ये CH3COO- आयन देता है। यानी कि जो ये एसिडिक एसिड होता है ये भी H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर सिस्टम के अंदर, यानी कि ये जो एसिडिक एसिड होता है इसका नेचर भी एसिडिक नेचर होता है। तो अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो एसिडिक एसिड पर भी लागू होता है। इसी तरह कुछ बेस के एग्जाम्पल भी यहाँ पे अरेनियस ने हमें दिए। बेस के एग्जाम्पल में इन्होंने हमें NaOH का एग्जाम्पल दिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल दिया। और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो ये आपको Na+ और OH- देगा, यानी कि जो OH- देता है उन्हें अरेनियस ने क्या कहा था, उन्हें अरेनियस ने बेस कहा था। यानी कि अरेनियस के अकॉर्डिंग जो ये NaOH होता है ये किस नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, जो कि सही भी बात है क्योंकि NaOH बेसिक नेचर का ही होता है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, वो एग्जाम्पल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर में डिसोल्व करते हो तो ये दो तरह के आयन देता है, NH4+ और OH-, यानी कि ये भी जो वाटर सिस्टम है आपका उसमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल माइनस आयन देता है। और जो OH- आयन देता है उन्हें भी अरेनियस ने बेस कहा था। तो जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है, यानी कि अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग जो अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो 100% लागू होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसोल्व करने पर H+ आयन नहीं देते लेकिन वो एसिड होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसोल्व करने पर OH- आयन नहीं देते जिसके बावजूद भी वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसकी वजह से जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट था ये 100% या सारे कंपाउंड्स पर लागू नहीं हो पाया, सारे कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन से ये नहीं दे पाया। इसलिए हमें कुछ कंपाउंड्स के लिए नए कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी, नए कुछ थ्योरियों की ज़रूरत पड़ी, और उन थ्योरियों ने हमें समझाया कि कोई कंपाउंड एग्जैक्ट एसिड नेचर होने के लिए उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन से गुण उसमें होने चाहिए और कौन से उसमें गुण होने चाहिए कि वो बेसिक नेचर का रहे। तो अरेनियस का कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ पे फेल कर जाता है, तो अरेनियस का कॉन्सेप्ट फेल कर जाता है कि अरेनियस ने जो जितनी भी बातें कही थी वो बातें इन्होंने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर कही थी, और सारे कंपाउंड तो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर डिसोल्व नहीं होते। और दूसरा इनका जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने सिर्फ H+ आयन और OH- आयंस के बारे में बात करी, और कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे भी होते हैं जो H+ आयन नहीं देते, इवन वो फिर भी एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ कंपाउंड्स OH- आयन प्रोड्यूस नहीं करते उसके बावजूद भी वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद में अरेनियस ने हमें एक और इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन में इन्होंने हमें समझाया कि ये जो OH- आयन और ये जो H+ आयन होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं और ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि जो वाटर का जो pH रहेगा वो न्यूट्रल pH रहेगा, या जो वाटर का जो नेचर रहेगा वो न्यूट्रल नेचर का रहेगा। यानी कि जो वाटर रहेगा वो ना तो एसिड नेचर का रहेगा ना वो बेसिक नेचर का रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल नेचर रहेगा, उदासीन नेचर रहेगा। यानी कि ये जो H+ है और ये OH- है ये मिलकर हमारा वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा, और ये H2O कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलाइज्ड इक्वेशन बोलते हैं इस इक्वेशन को, न्यूट्रल नेचर का रहेगा। और यहाँ पे अरेनियस ने हमें एक चीज और समझाई, और वो चीज क्या होती है कि जब भी किसी भी एक एसिड और एक बेस की हम रिएक्शंस करवाते हैं तो उन एसिड और उन बेस की रिएक्शंस पर हमें दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। एक कंपाउंड जो हमें मिलेगा वो सॉल्ट रहेगा, और जो दूसरा कंपाउंड हमें मिलेगा वो कौन सा रहेगा, वो वाटर रहेगा, या वो वाटर का मॉलिक्यूल्स रहेगा। और जो कंपाउंड आपको मिल रहा है यानी कि जो सॉल्ट आपको मिल रहा है उस सॉल्ट का नेचर
अरनियस ने क्या बताया कि उस सॉल्ट का जो नेचर रहेगा वो न्यूट्रल नेचर का रहेगा, उदासीन नेचर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है, एक ड्रॉबैक अरनियस कॉन्सेप्ट का ये भी होता है कि सारे जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के नहीं होते, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन जो अरनियस थे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में जो सॉल्ट का नेचर बताया वो सॉल्ट का नेचर इन्होंने न्यूट्रल नेचर बताया। तो अरनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे फेल कर जाता है कि जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये था अरनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें अरनियस ने कहाँ पे बात करी, तो इन्होंने एक वाटर सिस्टम के अंदर बात करी। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर सिस्टम के अंदर H+ प्रोड्यूस करेंगे उन्हें अरनियस ने एसिड कहा, और ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर सिस्टम के अंदर OH प्रोड्यूस करेंगे उन्हें अरनियस ने बेस कहा। और इन्होंने एक न्यूट्रलाइज इक्वेशंस से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, और उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर एक एसिड और एक बेस को हम मिलाते हैं तो वहाँ पे दो तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं या दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें से एक जो मॉलिक्यूल्स बनता है वो सॉल्ट होता है और एक जो मॉलिक्यूल्स बनता है वो वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है। और इन दोनों का जो नेचर रहेगा वो नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल नेचर रहेगा, उदासीन नेचर रहेगा। और यहाँ से एक ड्रॉबैक आता है, और वो ड्रॉबैक क्या रहता है कि जो अरनियस थे वो सॉल्ट के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए हमें एक नई थ्योरी की और ज़रूरत पड़ी, एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। और वो कॉन्सेप्ट आता है अरनियस कॉन्सेप्ट के बाद में ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने अपने कॉन्सेप्ट में अरनियस के जो ड्रॉबैक थे उन्हें दूर किस तरह से किया, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने जनरल इंट्रोडक्शंस पढ़ा, हमने ये नई यूनिट शुरू करी जिसका नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और इसका ये फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर इस लेक्चर से आपको एसिड और बेस को समझने में मदद मिली हो, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।